चलिए, अब पार्ट 2 में आप सबों का अभिनंदन है। अब यहाँ होगा लुसेंट का सुपर साहब, अब लुसेंट का रट्टा मार होगा। चलिए, तैयार हैं रट्टा मारने के लिए? अब वॉल्यूम चेंज, अब आ गया डीजे। अभी बूफर चल रहा था, अब होगा डीजे बजेगा। चलिए स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट करें। चलिए, आज कहाँ से? मॉडर्न हिस्ट्री पहले पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री, फिर मिडिएवल, फिर एंशिएंट, उसके बाद फिर बायो, ठीक ना, फिर विविध डे, और उसके बाद फिर विविध पढ़ेंगे। बात समझे? ये सब होगा। चलिए चलिए, रॉरेट एक्ट कब लागू हुआ था? 9 अप्रैल, हाँ 19 मार्च 1919। रॉरेट एक्ट कब? 19 मार्च 1919। इसका क्या नारा था? नो अपील, नो दलील, नो वकील। बात समझे? ना कोई अपील होगा, ना कोई दलील होगा, ना कोई वकील होगा, डायरेक्ट होगा गिरफ्तारी, डायरेक्ट होगा गिरफ्तारी। बात समझे? ऐसा मतलब ये क्यों किया गया था? आंदोलनकारियों को कुचलने के लिए, आंदोलनकारियों को कुचलने के लिए ऐसा किया गया था। कुछ नहीं बताएगा आपको क्यों गिरफ्तार किया गया। बात समझे? और जितना मन होगा उतना दिन तक वो रख सकता है। नो अपील, नो दलील, नो वकील, ठीक ना। चलिए, कब लागू हुआ था? 19 मार्च। 9 वाला कहाँ से चक्कर हो गया है? 19 मार्च 1919, 19 मार्च 1919 को। बात समझे? 19 मार्च 1919। आगे बढ़िए इसी के साथ। लेकिन महात्मा गांधी इसके विरोध में महात्मा गांधी 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल पर बैठ गया। 6 अप्रैल 1919 को इसके विरुद्ध में महात्मा गांधी क्या किया? हड़ताल पे बैठ गया, ठीक ना। बात समझे? अब इसको थोड़ा सा कहानी सुन लीजिएगा, सुनिएगा। हाँ बड़ी कहानी। चलिए, जो आप लोग नहीं जानते हैं वही बता देते हैं, सुनिएगा। महात्मा गांधी 6 अप्रैल को गिरफ्तार हो गया। 6 अप्रैल को महात्मा गांधी क्या हो गया? गिरफ्तार हो गया। हड़ताल किया 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी ने हड़ताल किया ना। अब समझिएगा, हाँ हड़ताल किया है। उसके बाद होता है क्या? महात्मा गांधी जो है ना, सतपाल है और किचलू है, ठीक ना, उसको बुलाने पर, और श्रद्धानंद, स्वामी श्रद्धानंद को बुलाने पर ये पंजाब जाता है, ठीक ना। तो पंजाब के हरियाणा स्थान पे क्या कहता है? इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक ना, इसको गिरफ्तार करता है। और इसको गिरफ्तार करता है। उसके बाद जो है ना, चूँकि आप लोग जानबे करते हैं पंजाब के बारे में बता रहे हैं, तो पंजाबी सब कितना सेंसिटिव होता है। तो उन लोग वहाँ जो है ना, इसके विरोध में, गिरफ्तारी के विरोध में शांति रूप से जो ना मतलब जुलूस निकाला था, ठीक ना, शांति रूप से जुलूस निकाला था। उस जुलूस में हुआ क्या? पुलिस और इन लोग के बीच मुठभेड़ हो गया, हल्का सा लाठीचार्ज हो गया। तो उसमें 2 गो को क्या हुआ? 2 गो को गोली मार दिया। पुलिस जो है ना 2 गो को गोली मार दिया, ठीक ना। तो भीड़ पूरा उग्र हो गया, पूरा भीड़ उग्र हो गया। थाना उना सब कुछ नहीं देखा, एकदम सबको क्या किया? जला दिया, ठीक ना। उसके बाद जो है ना, सतपाल और किचलू को तो गिरफ्तार कर ही लिया, महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया, ठीक ना। उसके बाद घटना होता है जलियांवाला बाग। तो फिर जो है ना, इस सब के विरुद्ध में, इस सारे घटनाओं के विरुद्ध में एक कहा जाता है, इस सभा बुलाया था हंसराज नामक व्यक्ति। लेकिन इतिहास में कहा जाता है यही हंसराज जो है ना बाद में सरकारी गवाह भी बन जाता है, इस केस का सरकारी गवाह बन जाता है यही हंसराज, ऐसा कहा जाता है। तो फिर जलियांवाला बाग में जो शांतिपूर्वक सभा चल रहा था, उसी समय जनरल डायर जो है ना, जनरल ओ डायर मतलब बोलता है सब पे गोली चलाने का। एक छोटा सा गेट रहता है, लेकिन कहा जाता है कि हज़ारों आदमी जो है ना मारा गया इसमें। बस समझे? तो ये कहानी है जलियांवाला बाग। आप लोग से जानते होंगे क्या? सतपाल और किचलू के विरोध में, लेकिन महात्मा गांधी भी गिरफ्तार हुआ था, ये आप लोग नहीं जानते होंगे। बस समझे? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विषय में महात्मा गांधी भी गिरफ्तार हुआ था, ठीक ना। चलिए, तो जलियांवाला कांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। सतपाल किचलू की गिरफ्तारी के विरुद्ध में। क्यों हुआ था? सतपाल और किचलू के गिरफ्तारी के विरुद्ध। लेकिन महात्मा गांधी भी गिरफ्तार हुआ था। यहाँ एक और नाम है, महात्मा गांधी भी क्या हुआ था? गिरफ्तार हुआ था, ठीक ना। और गोली चलाने का आदेश दिया था R.E.H. डायर ने, R.E.H. डायर ने, रेजिनाल्ड एडवर्ड
हेली डायर, ठीक ना, REH डायर होती रखिएगा। हाँ हाँ, REH ने गोली चलवाने का आदेश दिया, लेकिन उस समय वहाँ का जो पंजाब का जो गवर्नर था जनरल वो डायर था, ठीक ना। REH डायर याद रखिएगा। कितना आदमी मारे गए थे? 1000 आदमी मारे गए थे। चलिए आगे बढ़िए। और डायर का सहयोग किसने किया था? हंसराज ने। कहा जाता है यही हंसराज क्या किया था? सभा भी बुलाया था, बाद में आगे चल के सरकारी गवाह भी बना था, ठीक ना। चलिए, और इसके विरुद्ध में क्या क्या होता है? इसके विरुद्ध में होता है वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से शंकर नायर क्या देता है? इस्तीफा। शंकर नायर क्या देता है? अब जलियांवाला का विरोध होने स्टार्ट होता है, जलियांवाला हत्याकांड का विरोध होता है, जिसमें शंकर नायर क्या किया? वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दिया। गांधी जी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दिया, ठीक ना। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दिया, सर की उपाधि, ठीक ना, सर की उपाधि लौटा दिया। बात समझे कि नहीं? तो क्या क्या हुआ? अब लौटाने का दौर है। शंकर नायर वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दिया। शंकर नायर वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दिया। महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटाया। और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटाया। जमनालाल बजाज राय बहादुर की उपाधि लौटाया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटाया। अब चलिए, अब इधर समझिए, थोड़ा सा समझिएगा इधर। अब इस कमेटी की जांच के लिए ये हत्याकांड के जांच के लिए कमेटी का गठन होता है, हंटर की अध्यक्षता में। किसकी? हंटर की अध्यक्षता में। तो बोलते हैं हंटर आयोग का संबंध किससे है? जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच से। हंटर आयोग का जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच से। हंटर आयोग जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच, जिसमें 3 भारतीय थे और 8 सदस्यीय टीम था, जिसमें 5 गो अंग्रेज और 3 गो भारतीय, ठीक ना। ये सब नाम याद नहीं रखना उतना कौन कौन था। हाँ सुनिए पहले। और एक कमेटी तो बैठाया कौन? अंग्रेज। और एक कमेटी इसके जांच के लिए जो है ना बैठाया कांग्रेस ने। एक कमेटी बैठाया कांग्रेस ने, ठीक ना। और मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में, और उसका जो है ना, उसमें महात्मा गांधी भी उसमें शामिल रहता है। चलिए, बात समझे कि ना? जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए। बताइए, रॉबर्ट एक्ट कब लागू होता है? 19 मार्च 1919 को। 19 मार्च 1919 को। इसके विरुद्ध में महात्मा गांधी ने हड़ताल कब करता है? 6 अप्रैल 1919 को, ठीक ना। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है? 13 अप्रैल 1919 को। सब शांतिपूर्ण सभा कर रहा था किसके विरुद्ध में? किसके गिरफ्तारी के? सतपाल और किचलू के विरुद्ध में शांतिपूर्वक सभा करा था कि गिरफ्तारी के विरुद्ध में। लेकिन महात्मा गांधी भी गिरफ्तार हुआ था। महात्मा गांधी सतपाल किचलू के गिरफ्तारी के विरुद्ध में शांतिपूर्वक क्या करा था? सभा करा था। उसी पे REH डायर ने क्या करा? गोली चला दिया। बात समझे? अंधाधुंध गोली चला दिया। बात समझे कि नहीं? अब उसके बाद क्या होता है? इस सब के बाद तो अब इसके बाद सब उपाधि लौटाता है। कौन कौन उपाधि लौटाया? महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की, रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की, और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की, शंकर नायर ने वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया। बात समझे कि नहीं? अब इसके लिए जांच होता है, क्यों हुआ ऐसी घटना। तो अंग्रेज ने, ब्रिटिश सरकार ने हंटर की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय टीम का गठन किया, जिसमें 5 अंग्रेज और 3 गो भारतीय। और कांग्रेस कमेटी ने मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में। बात समझे कि नहीं? याद हुआ? ये पूरा कहानी है जलियांवाला बाग हत्याकांड की। ओके ना? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 अप्रैल 1919 को समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। 17 अक्टूबर 1919 को, 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया। कब मनाएगा खिलाफत दिवस? 17 अक्टूबर 1919। खिलाफत दिवस। सुनिएगा, एक होता है
तुर्की और ब्रिटेन के बीच सेवर्स की संधि, कौन सा संधि होता है? सेवर्स की संधि। ध्यान से सुनिएगा, वहाँ नहीं लिखल है, ठीक ना, वहाँ नहीं लिखल है। ब्रिटेन और तुर्की के बीच होता है सेवर्स की संधि। कौन सा संधि होता है? सेवर्स। इल्यूसेंट में नहीं लिखल है। उसमें होता है क्या, सम्राट के खलीफा पद को जो है ना मान्यता समाप्त कर दिया जाता है। तुर्की के साथ बहुत अपमानजनक संधि होता है, उसके जो सम्राट का जो पद है उसको समाप्त किया ध्यान सुनिए, उसके सम्राट के पद को क्या कहता है? सम्राट कर देता है। तो बोलिए तुर्की में ये घटना हुआ, भारत से क्या मतलब है? तो तुर्की का जो खलीफा है, तुर्की का खलीफा को पूरा दुनिया का मुसलमान अपना धर्म गुरु मानता था। पूरा दुनिया का जो मुसलमान है, ठीक ना, तुर्की के खलीफा को अपना क्या मानता था? धर्म गुरु। बस समझा। और उसके साथ अपमान हुआ तो पूरा दुनिया का मुसलमान समझता था अपने साथ अपमान हुआ। तो भारत में भी मुसलमान है, बस समझें। तो गांधी जी क्या क्या हिंदू मुस्लिम एकता के लिए इसका क्या क्या सपोर्ट किया, ताकि हम लोग हिंदू मुस्लिम सब एक हो रहे हैं, बस समझें। इसके लिए खिलाफत कमेटी का गठन हुआ महात्मा गांधी की अध्यक्षता में, बस समझें। ये घटना है। और ऐसे ही आप लोग ये क्वेश्चन फेमस है। फिर 1924 में क्या होता है, मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने पदे हटा देता है, पदे ख़त्म कर देता है, बस समझें। खलीफा का जो पद है, खलीफा का पद ही समाप्त करता है। ये क्वेश्चन खूबे पूछता है, खलीफा का पद किसने समाप्त किया था? मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने। कब? 1924 में, बस समझे कि नहीं? ये घटना है, बस समझे। हाँ, तो 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया। 17 अक्टूबर 1919, 17 अक्टूबर 17 अक्टूबर क्या होता है? चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, अब आगे बढ़िए जल्दी से। रॉबर्ट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत दिवस। खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। तो पहला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट होता है? 1 अगस्त 1920 को। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को, 1 अगस्त 1920 को। 1 अगस्त 1920 को, ठीक ना। खिलाफत दिवस कब? 1 अगस्त 1920 को। देखिए आप लोग का टाइम चेंज हुआ तो आज पढ़ रहे हैं, अगर टाइम चेंज ना होता तो आज क्लास क्या होता? चलिए अब देखिए खिलाफत सुनिए पहले, असहयोग आंदोलन क्यों मनाया? रॉबर्ट एक्ट हो गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, खिलाफत आंदोलन हो गया, इस सब के विरुद्ध में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया, इस पूरे रीजन के लेके, बात समझे। चलिए एक बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था, सुनिए पहले। यहाँ लूसेंट में लिखल है, ठीक ना, लूसेंट में लिखल है। ये जो है ना इलाहाबाद में हिंदू मुस्लिम का, ठीक ना, सब मिल के असहयोग आंदोलन को स्वीकार किया गया था। कहाँ? इलाहाबाद में बैठक हुआ था। वो कांग्रेस कमेटी का बैठक नहीं हुआ था, हिंदू मुस्लिम मिल के सब जो है ना, महात्मा गांधी सब मिल के जो है ना असहयोग आंदोलन करने का प्रस्ताव किया था, ठीक ना, पेश किया था इलाहाबाद में। लेकिन उस प्रस्ताव को पारित हुआ कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में, क्योंकि उस समय अधिवेशन नहीं हो रहा था कांग्रेस का, बस समझे। तो प्रस्ताव कहाँ रखा गया था? इलाहाबाद में। ये पीपीएससी में क्वेश्चन पूछा है, लूसेंट में नहीं दिले है, लेकिन उस प्रस्ताव को पारित किया गया कांग्रेस के अधिवेशन में, नागपुर अधिवेशन 1920 को, याद रखिएगा, बात समझे कि नहीं? बात समझे? आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं असहयोग आंदोलन में पहली गिरफ्तारी किसकी हुई थी? मोहम्मद अली की। असहयोग आंदोलन में प्रथम गिरफ्तारी किसका हुआ था? असहयोग आंदोलन में प्रथम गिरफ्तारी मोहम्मद अली की। असहयोग आंदोलन में प्रथम गिरफ्तारी मोहम्मद अली, किसकी? मोहम्मद अली। असहयोग आंदोलन में प्रथम गिरफ्तारी मोहम्मद अली। बोलो आप बंद करो तो देखो तो क्या है स्थिति। हाँ इबला देखो तो क्या स्थिति है। लाइट कम हो गया ना, हौला जला ना। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ
गेट खोलने पर हम नहीं दिख रहे हैं, लाइट वहाँ आ जा रहा है ना। ठीक है, चलिए आइए देखिए। अब यहाँ एक क्वेश्चन पूछता है, मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट और बिपिन चंद्र पाल और सहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे। याद रखिएगा, मोहम्मद अली जिन्ना अंडरलाइन कीजिए, मोहम्मद अली जिन्ना ऐसे भी नहीं होगा, एनी बेसेंट और बिपिन चंद्र पाल और सहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे। कौन कौन नहीं सहमत थे? हाँ, मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट और बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों जो है ना और सहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे। क्वेश्चन पूछेगा, ठीक ना। अब देखिए, याद हो गया ना कौन कौन? मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट और बिपिन चंद्र पाल। बात समझे, ये तीनों और सहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे। चलिए अब इसी बीच आगे बढ़ते हैं। 5 फरवरी 1922 की घटना होता है। कब? 5 फरवरी 1922 यूपी के चोरा चोरी नामक स्थान में, चोरी ठीक ना, स्थान में क्या होता है, क्रांतिकारियों ने जो है ना थाने में आग लगा देता है। थाना में क्या करता है? आग लगा देता है, ठीक ना। पढ़ देते हैं। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चोरी चोरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में क्या किया? आग लगा दिया, जिसमें 21 सिपाही कर्मी के क्या हो गया? मृत्यु हो गया। बात समझे? तो क्वेश्चन पूछेगा, चोरा चोरी हत्याकांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। चोरा चोरी हत्याकांड क्या हुआ था? इसमें पुलिस थाने में आग लगा दिया था। कितना पुलिसकर्मी मर गया था? 21 पुलिसकर्मी क्या हुआ था? मर गया था। जिससे क्या होगा? गांधी जी अहिंसा के प्रतीक है। गांधी जी क्या बोला? भैया हमको हिंसा नहीं चाहिए और सहयोग आंदोलन वापस लेते हैं, और असहयोग आंदोलन को क्या किया? वापस ले लिया। बात समझे कि नहीं? 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया, यानी कि वापस ले लिया गया। बात समझे? 5 फरवरी का घटना हुआ, 6 दिन के बाद इसको क्या किया? वापस ले लिया। 11 फरवरी को वापस ले लिया। बात समझे? याद हुआ ना? याद हुआ? क्या हम पढ़े? असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया? चोरा चोरी हत्याकांड के कारण। कितने पुलिसकर्मी? 21 पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया गया। बात समझे? चलिए आगे बढ़े हम। हाँ, अब यहाँ गांधी जी गिरफ्तार होता है, फिर 1924 में छोड़ा जाता है। इसे पढ़ लेते हैं। 13 मार्च 1922 को गांधी जी गिरफ्तार हुए और 6 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई गई। तो 13 मार्च को 1 महीना 2 दिन, 13 मार्च 1922 को गांधी जी का हुआ? गिरफ्तार हुआ। 13 मार्च 1900, डेट याद नहीं रखना है, 13 मार्च 1922 को गिरफ्तार हुआ। बात समझे कि नहीं? बस याद रखना है। इसके बाद गांधी जी क्या हुआ? गिरफ्तार हुआ। अब कितना सजा दिया गया? 6 वर्ष की। लेकिन इसको 2 साल बाद ही क्या किया? छोड़ दिया गया, रिहा कर दिया गया। ये लिखा होगा 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दिया गया। बात समझे? स्वास्थ्य संबंधी कारणों से। बात समझे कि नहीं? आगे बढ़े। संघर्ष है, न संघर्ष न तकलीफ, खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाएंगे जब आग लगी हो सीने में। बात समझे? चलिए इसी के साथ आगे कहते हैं। इसलिए नींद उन त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान है मत छोड़ो तुम। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आते हैं। अब देखिए सुनिए पहले, जब यहाँ इधर देखिए, जब महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन वापस लेता है तो बहुत सारे नेता दुखी हो जाता है, जैसे चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, ये सब क्या होता है? दुखी हो जाता है, ठीक ना। और दुखी होने के कारण कांग्रेस पार्टी को छोड़ देता है और अपना 1923 में अपना अलग पार्टी बना लेता है, स्वराज पार्टी। तो स्वराज पार्टी का गठन 1923 में करता है कौन? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। बात समझे? तो स्वराज पार्टी का स्थापना कौन करता है? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास।
स्वराज पार्टी 1923 में, स्वराज पार्टी किसने? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और यही स्वराज पार्टी है। कौन आ रहा है क्या? यही स्वराज पार्टी है जिन्होंने संविधान की मांग किया था 1924 में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने एकमात्र बार कांग्रेस का अध्यक्ष बना था, बेलगाम अधिवेशन 1924। तो 1924 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? महात्मा गांधी। 1924 में बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? महात्मा गांधी। चलिए आगे बढ़ते। अब आता है यहाँ मारकाट, अब यहाँ से आएगा 1924 मारकाट आएगा। चलिए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? सचिन सन्याल। कब? 1924। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, सचिन सन्याल 1924। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, सचिन सन्याल 1924। बात समझा कि नहीं? लेकिन सुनिए पहले, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, सचिन सन्याल 1924, इसके 4 साल के बाद, बस इसमें एक शब्द जोड़ देता है सोशलिस्ट। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, कौन? भगत सिंह। यानी कि 1928 में 4 साल के बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया? भगत सिंह। किसने किया? भगत सिंह। बात समझे कि नहीं? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बोलेगा तो 1924, सचिन सन्याल। इसमें एक शब्द जोड़ देता है सोशलिस्ट। किसने? भगत सिंह। 4 साल के बाद तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, भगत सिंह 1928 ने। यही पार्टी है जो कि 1929 में केंद्रीय असेंबली में बम फेंकता है। बात समझे? 1929 में। आगे बढ़े हो। चलिए, 1924 की घटना हो गया। अब आते हैं 1925 की घटना, काकोरी कांड। 1925 की घटना, काकोरी कांड। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड कब हुआ था? काकोरी कांड कब हुआ था? काकोरी कांड 9 अगस्त 1925। काकोरी कांड 10 व्यक्तियों ने, कितने व्यक्तियों ने अंजाम दिया था? बताइए। ट्रेन कहाँ से कहाँ जा रहा था? सहारनपुर से लखनऊ। ट्रेन कहाँ से कहाँ जा रहा था? सहारनपुर से लखनऊ। कौन सी ट्रेन है? 8 डाउन ट्रेन। कौन सी ट्रेन है? 8 डाउन ट्रेन। ठीक ना? अब सुनिए पहले, और ये खजाना लेके जा रहा था। क्या लेके जा रहा था? खजाना। जिसको 10 व्यक्तियों ने क्या किया? लूट लिया। ऐसे बहुत ज़्यादा होगा यहाँ, लेकिन यहाँ दिया 10 व्यक्तियों ने। ठीक ना? इसका विचार सबसे पहले, इसका हीरो कौन था? राम प्रसाद बिस्मल। कौन हीरो था? काकोरी कांड का हीरो कौन था? राम प्रसाद बिस्मल। काकोरी कांड का हीरो कौन था? राम प्रसाद बिस्मल। काकोरी कांड का हीरो कौन था? यानी सबसे पहले ट्रेन लूटने का विचार किसके मन में आया था? राम प्रसाद बिस्मल के मन में। बात समझे? ट्रेन काकोरी कांड लूटने का मन किसमें आया था? किसके भी? मल के मन में आया था। बात समझे पहले? और सबको बताया होगा, चलिए हम लूटते हैं ट्रेनवा को। बोला चलिए ठीक है। ठीक ना? मतलब ब्रिटिश सरकार का खजाना जा रहा था। बात समझे? और लूट लिया। हाँ समझिए। सुनिए पहले, क्वेश्चन क्या पूछेगा? काकोरी कांड कब हुआ था? काकोरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। ट्रेन 8 डाउन ट्रेन सहारनपुर से लखनऊ। और विचार किसके मन में आया था? राम प्रसाद बिस्मल। किसके विचार में आया था सबसे पहले? राम प्रसाद बिस्मल। चलिए, और देखिए इसमें कौन कौन है? राम प्रसाद बिस्मल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, असफुल्ला खान। इस सबको क्या दिया गया? फांसी दिया गया। क्या दिया गया? फांसी। राम प्रसाद बिस्मल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, आसाफुल्ला खान। कहा जाता है संभवतः सबसे पहला मुसलमान था आसाफुल्ला खान, जिसको फांसी दिया गया था, ऐसा कहा जाता है। ठीक ना? सुनिए, आगे बढ़िए। इसमें राम प्रसाद बिस्मल ने मैं राज के पतन की इच्छा करता हूँ कहते हुए फांसी पर लटक गया था। राम प्रसाद
बिस्मल ने मैं राज की पतन की इच्छा करता हूँ कहते हुए क्या किया था, फांसी पर लटक गया था। चलिए आगे ये लाइन बताइए दिए। संभवतः आसाफुल्ला खान पहले भारतीय क्रांतिकारी मुसलमान थे जो देश की स्वतंत्रता में फांसी पर चढ़े। बात समझे, पहला मुसलमान जो फांसी पर चढ़ा आसाफुल्ला खान, असफुल्ला खान, ठीक ना। चलिए अशफाक उल्लाह, उससे मूवी भी बना है, अशफाक उल्लाह खान पे मूवी भी बना है, ठीक ना। पहला मुसलमान था। चलिए आगे बढ़ें। चलिए अब आता है साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया। इसे कहता है व्हाइट मैन कमीशन। क्या कहता है, व्हाइट मैन। साइमन कमीशन कब आया, 3 फरवरी 1928। साइमन कमीशन कब आया, साइमन कमीशन कब आया, साइमन कमीशन कब आया, 3 फरवरी 1928 को। साइमन कमीशन कब आया, 3 फरवरी 1928 को। साइमन कमीशन कब आया, साइमन कमीशन कब आया, साइमन कमीशन कब आया, साइमन कमीशन कब आया। अब बताते हैं साइमन कमीशन, ऐसे लिखल होगा ही, नहीं लिखल हम बता देते हैं। साइमन कमीशन कब आया था, क्यों आया था। साइमन कमीशन का गठन, सुनिए ध्यान से, साइमन कमीशन का गठन जो हो गया था ना 1927 में गठन हुआ था। भारत आया 1927 में गठन हुआ, अब भारत आया 1928 को। सुनिए ये आया क्यों साइमन कमीशन, समझिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया था। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया था। तो उसके उस सुधार अधिनियम में के जांच के लिए उस सुधार अधिनियम के जांच के लिए था। उसमें क्या क्या कमियां रह गया, क्या क्या अच्छा हुआ, उसके जांच के लिए आया था। बात समझे। तो पूछेगा साइमन कमीशन भारत क्यों आया था, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आंदोलन के जांच के लिए आया था। 1919 के भारत शासन अधिनियम था जिसका नाम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। बात समझे कि नहीं। गठन कब हुआ था, 1927 में। आया कब, 1928। कब, 3 फरवरी 1928 को। बात समझे कि नहीं, याद हुआ। हाँ, साइमन कमीशन क्यों आया, 1919 के चेम्सफोर्ड मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के जांच के लिए। बात समझे, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आंदोलन के जांच के लिए आया था। बात समझे। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़िए। नेहरू रिपोर्ट अंतिम रूप से कब आया, 1928 को 100 दलीय सम्मेलन में। इस नेहरू रिपोर्ट कब, 1928। नेहरू रिपोर्ट कब, 1928। नेहरू रिपोर्ट कब आया, 1928। नेहरू रिपोर्ट कब आया, 1928। चलिए आगे नेहरू रिपोर्ट से आगे कल हम लोग करेंगे। अब आइए मध्यकालीन भारत। अब आइए मध्यकालीन भारत। आप लोग निकालिए विजयनगर साम्राज्य, चैप्टर 31। चैप्टर 31 निकालिए। चैप्टर 31 निकालिए। निकालें, चैप्टर 31 निकालें। चैप्टर 31 निकालो ना। हाँ चलिए आइए, पेज नंबर कितना है, 28 पेज नंबर निकालिए। चलिए हम कल पढ़े थे, पिछले वीडियो में पढ़े थे बन्नी हट्टी का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, उसी को बोलते हैं राक्षी तांगरी का युद्ध। बात समझे, इसको पढ़े थे ना। अभी पहले इसको रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। तो बोलेगा तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, 23 जनवरी 1565। कब हुआ था, 23 जनवरी 1565 को। 1565 है, देख लिए। 23 जनवरी 1565 को। समझिएगा ध्यान से, किस विजयनगर और ब्राह्मणी राज के बीच तालीकोटा का युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था, विजयनगर और तालीकोटा, विजयनगर और ब्राह्मणी समाज के बीच हुआ था ये युद्ध।
तालिकोटा का युद्ध, समझे? अब समझिए, ध्यान से सुनिए, इधर बुक मत देखिए, इधर देखिए। ये युद्ध एक तरफ था विजयनगर, दूसरे तरफ था बहमनी। बहमनी राज में जो 4 राज्यों का संग लड़ रहा था, एक राज नहीं लड़ रहा था, उधर से 4 राज लड़ रहा था। कौन कौन? गोलकुंडा, अहमदनगर, बीजापुर और बीदर। यहाँ क्वेश्चन पूछता है इस संघ में कौन शामिल नहीं था? तो बरार इस संघ में शामिल नहीं था। बात समझे? क्लियर हो गया? बीजापुर में के तरफ से 4 गो लड़ रहा था, ठीक ना? कौन कौन? गोलकुंडा, अहमदनगर, बीजापुर और बीदर। लेकिन बरार इसमें शामिल नहीं था। बरार इसमें शामिल, ये हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में, ये क्वेश्चन पूछा है विजयनगर के युद्ध में कौन शामिल नहीं था, ठीक ना? चलिए, इस समय विजयनगर समाज के राजा था सदाशिवराव। कौन था? सदाशिवराव। विजयनगर का सम्राट कौन था? सदाशिवराव, जिसका मंत्री राम राय इस युद्ध में नेतृत्व कर रहा था। विजयनगर की ओर से नेतृत्व कौन कर रहा था? राम राय। विजयनगर की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा था? विजयनगर की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा था? राम राय। दूसरे तरफ 4 राज्यों का संघ था, ठीक ना? उसके तरफ से जो नेतृत्व कर रहा था आदिल शाह। कौन कर रहा था? आदिल शाह। कौन नेतृत्व कर रहा था? आदिल शाह। ये पूरा कहानी है किसका? और जीता कौन? सिंपल सा, जीता है विजयनगर की हार होता है, ठीक ना? विजयनगर का क्या होता है? हार होता है। और उसके बाद सदाशिवराव जो है ना, पेनीकोंडा को राजधानी बना के क्या कहता है? शासन करने लगता है। बात समझे? तिरुमल के सहयोग से। किसके सहयोग से? तिरुमल के सहयोग से। सुनिए, पहले विजयनगर का हार हुआ, इस युद्ध में विजयनगर का क्या हुआ? हार। अब वो क्या किया कि तिरुमल के सहयोग से पेनीकोंडा को राजधानी बना के शासन करने लगता है। बात समझे कि नहीं? पेनीकोंडा को राजधानी बना के क्या करने लगता है? शासन करने लगता है। ध्यान से सुनिए, आप लोग बातों को एक्टिव होकर सुनिए। यही तिरुमल जो है ना, यही तिरुमल आगे जाके सदाशिव को हटा के आरावेडु वंश की स्थापना करता है। यही तिरुमल, बात समझे? आरावेडु वंश की स्थापना करते हैं। 4 वंश था ना संगम काल में, हैं? कौन कौन बताइए? विजयनगर समाज में 4 गो वंश था ना, संगम, सुलू, तुलुब और आरावेडु। बात समझे? तो आरावेडु वंश का जो संस्थापक है तिरुमल। बात समझे? सदाशिव को हटा कर तिरुमल। बात समझे? कौन है? तिरुमल। आरावेडु वंश का संस्थापक कौन? तिरुमल। आरावेडु वंश का संस्थापक 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 तिरुमल। याद हुआ? अब सुनिए, पहले इस सबको अंडरलाइन कर लीजिए। आप लोग कर लिए अंडरलाइन? कर लीजिए, पहले फटाफट अंडरलाइन कर लीजिए। आप लोग सुनिए, विजयनगर में देखिए ना। अब आप लोग सुनिए, ये युद्ध क्यों हुआ? ये युद्ध हुआ ये तुंगभद्रा का दुआब के लिए। जो नदी के बीच की जो भूमि होता है ना, बहुत उपजाऊ होता है। तुंगभद्रा के दुआब किसके लिए हुआ? तुंगभद्रा के दुआब। और दूसरा होता है कृष्णा और गोदावरी के दुआब। कृष्णा और गोदावरी के बीच की जो भूमि है ना, जो नदी के आसपास का क्षेत्र उपजाऊ होता है, तुंगभद्रा के आसपास का जो क्षेत्र है और कृष्णा और गोदावरी के आसपास जो क्षेत्र है और मराठवाड़ा जो क्षेत्र है, इस सब के लिए जो है ना, दोनों के बीच संघर्ष हुआ था। दोनों के बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तुंगभद्रा के आसपास का क्षेत्र, गोदावरी और कृष्णा के आसपास का क्षेत्र और मराठवाड़ा। बस ये सब भूमि बहुत ही उपजाऊ था। उसके लिए उस समय क्यों युद्ध होगा? भूमि के लिए। कहीं पैसा आय का स्रोत मुख्य क्या था? भूमि। बस समझे? घोड़ा रखना है तो भूमि रहेगा तब न देगा जागीर। बस समझे? युद्ध भी होगा किसके लिए? जमीन के लिए होगा। बस समझे कि नहीं? चलिए, हाँ, आरावेडु वंश का संस्थापक कौन हो गया? तिरुमल। आरावेडु वंश का संस्थापक तिरुमल। आरावेडु वंश का संस्थापक और अंतिम शासक रंग 3। अंतिम शासक रंग 3। आरावेडु वंश का अंतिम संस्थापक अंतिम शासक, सॉरी, आरावेडु वंश का अंतिम शासक रंग 3। आरावेडु वंश का अंतिम शासक रंग 3। आगे हुआ? चले, अब इसी के शासनकाल में मैसूर राज्य की स्थापना होती है। इसी के शासनकाल में किसका स्थापना होता है? मैसूर का। 1612 ईस्वी में। कब होता है? 1612 ईस्वी में। हम क्या बोले? 1612 ही हम बोल रहे हैं। 1612 ईस्वी में, ठीक ना? वेडेयार ने, किसने किया था? वेडेयार ने। तो मैसूर
की स्थापना किसने किया? 1612 ने वेडेयार ने। किसने? वेडेयार ने। 1612 ईस्वी में 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 वेडेयार ने। उस समय शासक कौन था? वेंकट सेकेंड। शासक कौन था? अरावेडु वंश का शासक कौन था? वेंकट सेकेंड। कौन था? वेंकट सेकेंड। कौन था? वेंकट सेकेंड। तो सुनिए, एकदम फ्रेश से सुनिए, बढ़िया से दिमाग से, ठीक ना। मैसूर वंश का संस्थापक कौन है? वेडेयार। मैसूर वंश का संस्थापक कौन है? वेडेयार। कब? 1612 ईस्वी में। किसके शासनकाल में? वेंकट सेकेंड। किसके शासनकाल में? वेंकट सेकेंड। बात समझे कि ना। यही मैसूर के में आगे हम पढ़ेंगे टीपू सुल्तान आएगा, इसी मैसूर का। बात समझे, जो कि प्रसिद्ध होगा टीपू सुल्तान। आगे बढ़े हैं, चलिए। ये हो गया चारों वंश के विषय में। हम विजयनगर समाज के चारों वंश के विषय में हम लोग क्या किए? पूरा बढ़िया से पढ़ लिए, समझे। क्या है? कौन नंबर है? अच्छा, चलिए अब आगे आइए, आगे निकालिए। लुसेंट निकाले हैं? चलिए अब आते हैं ग्राम को। विजयनगर समाज में ग्राम को कहते हैं ऊर। ग्राम को क्या कहते हैं? ऊर। ग्राम को क्या कहते हैं? ऊर। विजयनगर समाज में ग्राम को क्या कहते हैं? ऊर। विजयनगर समाज में ग्राम को क्या कहते हैं? ऊर। अब गाँवों के 50 गाँवों के समूह को मेला ग्राम कहते हैं। 50 गाँवों के समूह को क्या कहते हैं? मेला ग्राम। 50 गाँवों के समूह को क्या कहते हैं? मेला ग्राम। यानी कि 50 गाँव। देखिए, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या हुआ? गाँव। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? गाँव। अब उसी गांव को क्या कहते हैं? विजयनगर समाज में कहा ऊर। गांव को क्या कहा? हम लोग गांव कहते हैं, वो लोग कहा ऊर। अब 50 गांव मिलकर बना मेला ग्राम। 50 गांव मिलकर बना मेला ग्राम। 50 गांव मिलकर बना मेला ग्राम। अब मेला ग्राम से मिलकर बना नायडू। मेला ग्राम मिलकर बना नायडू। और नायडू मिलकर, बहुत सारे नायडू मिलकर बना वर नायडू। वर नायडू, ठीक ना। या कोट्टम, इसी को कहते हैं जिला। इसी को क्या कहते हैं? जिला। तो क्वेश्चन पूछेगा, विजयनगर साम्राज्य में जिला को क्या कहते हैं? तो कोट्टम या वेल नायडू। कोट्टम या वेल नायडू। कोट्टम या वेल नायडू। विजयनगर साम्राज्य में जिला को क्या कहते हैं? कोट्टम या वेल नायडू। विजयनगर साम्राज्य में जिला को क्या कहते हैं? कोट्टम या वेल नायडू। जिला को क्या कहते हैं? कोट्टम या वेल नायडू। बात समझे। अब बहुत सारे जिला मिलके मंडल बनता है। बहुत सारे जिला मिलके क्या बनता है? मंडल। बहुत सारे जिला मिलके क्या बनता है? मंडल। तो पूछेगा क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य में प्रांत को क्या कहते हैं? मंडल। प्रांत को क्या कहते हैं? मंडल। विजयनगर समाज में प्रांत को क्या कहते हैं? मंडल। तो सुनिए ध्यान से, बहुत सारे ऊर मतलब ग्राम मिलके बना मेला ग्राम। मेला ग्राम मिलके बना नायडू। नायडू मिलके बना कोट्टम या मंडल या वेल नायडू, ठीक ना। उसी को कहते हैं जिला। अब बहुत सारे जिला मिलके बना प्रांत। बात समझे, या मंडल। बात समझे कि नहीं। ये है, जैसे अभी राज है, ब्लॉक है, जिला है, उस समय ये सब नहीं होता था। बात समझे। अभी का जो जिला है उस समय का कोट्टम हुआ या वेल नायडू हो गया। बात समझे। अभी जो राज है उस समय मंडल हो गया या प्रांत हो गया। बस अभी का राज उस समय का मंडल या प्रांत। बात समझे कि नहीं। ये समझ में आ गया। तो गांव की सबसे प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या? गांव। गांव को क्या कहते हैं? ऊर। गांव को क्या कहते हैं? ऊर। गांव को क्या कहते हैं? ऊर। बात समझे। और जिला को क्या कहते हैं? कोट्टम। जिला को क्या कहते हैं? कोट्टम। जिला को क्या कहते हैं? कोट्टम। प्रांत को क्या कहते हैं? मंडल। चलिए आगे बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य में सेना नायक को कहते हैं नायक। सेना नायक को क्या कहते हैं? नायक। सेना नायक को क्या कहते हैं? सेना नायक को क्या कहते हैं? और जो सेना नायक होता था, जो सेना का प्रधान होता था, वो कहलाता था भू सामंत। क्या कहलाता था? भू सामंत। अब भू सामंत मतलब क्या होता है? भूमियों का स्वामी। इसमें क्या होता है? ध्यान से सुनिए, अंडरलाइन कीजिएगा बाद में, पहले सुन लीजिए यहाँ, ठीक ना। भू सामंत मतलब भूमियों का स्वामी, यानी कि वो सेना रखेगा तो उसके बदले पैसा नहीं देगा। जैसे हम मान लीजिए सामंत हैं, हम राजा का क्या है? सामंत। हम बोलेंगे 1000 घोड़ा है मेरे पास, 1000 सेना है, ठीक ना। युद्ध करने के लिए सेना चाहिए तो हमको दे दिया, जाओ कोयली कुठा भागलपुर का आसपास का भूमि तुम्हारा है, तुम कोई टैक्स नहीं देना, बस इसको उपजा के सेना रखना। बस समझा। तो वो क्या, हम हो गए भू सामंत। अब मान लीजिए हम भू सामंत हैं तो हम जो है ना, उस अब पैसा का ज़रूरत है तो हम अपना ज़मीन को गिरवी भी रख सकते हैं। बस समझा। किसी को बेच भी रख सकते हैं। और अगर मेरी मृत्यु के बाद मेरा बेटा
सामंत होगा। तो ये सामंती व्यवस्था जो वंशानुगत होता था, बात समझे, वंशानुगत, बात समझे कि नहीं, और उसको खरीद बिक्री भी कर सकता था, यही है सामंती, यहाँ भू सामंत, बात समझे कि नहीं। तो अब बताइए वहाँ मारपीट काहे के लिए होगा, जमीन के लिए, काहे कि जिसके पास ज़्यादा क्षेत्र होगा ज़्यादा सैनिक रखेगा, बात समझे, ज़्यादा सेना रखेगा ज़्यादा मजबूत होगा, बात समझे कि नहीं। अभी मार काहे के लिए होगा, अभी 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 जिसमें ज़्यादा पैसा है उसके लिए मार होगा, अभी टेक्नोलॉजी के लिए मार होगा, अभी टेक्नोलॉजी का ज़माना है, बिजनेस का ज़माना है, बिजनेस के लिए मार होगा, बात समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेना के रख रखाव के लिए जो भूमि देता था उसको अमरम कहते हैं, किसको क्या कहते हैं, सेना के रख रखाव के लिए जो भूमि दिया जाता था उसको क्या कहते हैं, अमरम। सेना के रख रखाव के लिए जो भूमि दिया जाता है उसको क्या कहते हैं, अमरम। सेना के रख रखाव के लिए जो भूमि दिया जाता है उसको क्या कहते हैं, अमरम। सेना के रख रखाव के लिए जो भूमि दिया जाता है उसको क्या कहते हैं, सेना के रख रखाव के लिए जो भूमि दिया जाता है उसको क्या कहते हैं, सेना के रख रखाव के लिए जो भूमि दिया जाता है उसको क्या कहते हैं, अमरम कहा जाता है, बात समझे। और भू राजस्व विभाग को कहते हैं अठवन। भू राजस्व विभाग को क्या कहते हैं, अठवन। नहीं वहाँ नहीं, लूसेंट में नहीं, यही बात नहीं, लूसेंट में अब नहीं है तो काहे के लिए। भू सामंत विभाग को क्या कहते हैं, अठवन कहते हैं, बात समझे। आगे बढ़िए, एक वहाँ एकदम हेडिंग में लिखल होगा लूसेंट में, अंगियार व्यवस्था, अंगियार व्यवस्था, ठीक ना। तो इसके बारे में अंडरलाइन बाद में करिएगा, पहले हमको सुन लीजिए, ठीक ना। अंगियार व्यवस्था, उसमें क्या है, अंगियार व्यवस्था में जो है ना, गांव को बढ़िया से, शासन को बढ़िया से चलाने के लिए 12 प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति किया। कितने, 12 प्रशासनिक अधिकारियों को नियुक्ति किया। यही 12 प्रशासनिक अधिकारियों को संयुक्त रूप से कहा अंगियार व्यवस्था, बात समझे। 12 प्रशासनिक अधिकारियों को संयुक्त रूप से क्या कहा, अंगियार व्यवस्था, बात समझे। अंगियार काहे के लिए, प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, बात समझे। तो अंगियार व्यवस्था की चर्चा किस काल में, विजयनगर साम्राज्य में। काहे के लिए, प्रशासन को चलाने के लिए सुचारू रूप से। कितने अधिकारी, 12 अधिकारी, बात समझे। अब अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग बढ़िया से, हाँ है बीचवा में है, 12 बीच में होगा, शुरू में नहीं मिलेगा, बीच में मिलेगा। चलिए हो गया। अब है एक कर्णिका, कर्णिके है कि कर्णिक है, देख लीजिए तो थोड़ा सा, कर्णिका है कि कर्णिक है, कर्णिक। ये जो जमीन से जो खरीद बिक्री का कागज है, दस्तावेज है, वो किसके पास होता था, कर्णिक के पास। जमीन से संबंधित दस्तावेज किसके पास होते थे, कर्णिक के पास। जमीन से संबंधित दस्तावेज किसके पास, कर्णिक के पास। जमीन से संबंधित दस्तावेज किसके पास, कर्णिक के पास आता था। जमीन से संबंधित दस्तावेज किसके पास आता था, कर्णिक के पास। जमीन से संबंधित दस्तावेज किसके पास आता था, कर्णिक के पास, ठीक ना। आगे बढ़िए। चलिए, उस समय जो होता था ना, टैक्स जो होता था ना, समझिए, यहाँ सुनिए ध्यान से, ये बहुत अच्छा चीज़ आ गया। उस समय जो टैक्स लेता था सरकार, ठीक ना, 1/6 भाग, कितना टैक्स लेता था, 1/6 भाग टैक्स जो है ना, बहुत ही अच्छा है, बस समझिए, अच्छा टैक्स माना है, धार्मिक टैक्स माना जाता है, बहुत अच्छा। और क्या कहते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के समय में तो 50% हो गया था, 40% हो गया था टैक्स, बस समझे। लेकिन यहाँ कितना, 1/6, बहुत अच्छा टैक्स। यानी कि राजा जो है ना, इस काल का जो राजा है, जनता का खून नहीं पी रहा है, बस समझिए। लेकिन एक बात है, क्या जानते हैं, वर और वधू दोनों से टैक्स लेता था, बस समझिए। शादी जो करता था जिस समय, उस समय वर से भी लेता था टैक्स और वधू से भी लेता था, बस समझे। वर और वधू से, दोनों से टैक्स लेता था, ठीक, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। और एक है पद है उबली, क्या है, उबली। अगर हम राजा का विशेष सेवा करें, विशेष सेवा के बदले जो भूमि देता है उसको कहते हैं उबली। विशेष सेवा के बदले जो भूमि देता है उसको क्या कहते हैं, उबली। उबली है ना, है, हाँ, गो है कि बो है, उबली, हाँ तो उबली है तो है, उबली, ठीक ना। विशेष सेवा के बदले जो भूमि देता है उसको क्या कहते हैं, उबली। विशेष सेवा के बदले जो भूमि दिया जाता है उसको क्या कहते हैं, उबली। क्या कहते हैं, उबली। क्या कहते हैं, उबली। चलिए, अब
विशेष सेवा के बदले जो भूमि देते हैं उसे क्या कहते हैं? उबली। विशेष सेवा के बदले जो भूमि देते हैं उसे क्या कहते हैं? उबली। विशेष सेवा के बदले जो भूमि देते हैं उसे क्या कहते हैं? विशेष सेवा के बदले जो भूमि देते हैं उसे क्या कहते हैं? विशेष सेवा के बदले जो भूमि देते हैं उसे क्या कहते हैं? विशेष सेवा के बदले जो भूमि देते हैं उसे क्या कहते हैं? उबली। याद हो गया? अब है रथ कोंडे। क्या है? रथ कोंडे। रथ कोंडे सुनिए पहले, अगर कोई युद्ध में शहीद हो गया, वीर गति को प्राप्त कर लिया, तो उसके परिवार को जो भूमि देते हैं उसको कहते हैं रथ कोंडे। क्या कहते हैं? रथ कोंडे। विजयनगर साम्राज्य में कोई शहीद हो गया तो उसके परिवार को जो भूमि देता है उसको क्या कहते हैं? रथ कोंडे। उसके परिवार को जो भूमि देते हैं उसको क्या कहते हैं? रथ कोंडे। शहीद परिवार को जो भूमि देते हैं उसको क्या कहते हैं? रथ कोंडे। शहीद परिवार को जो भूमि देते हैं उसको क्या कहते हैं? रथ कोंडे। शहीद परिवार को जो भूमि देते हैं उसको क्या कहते हैं? शहीद परिवार को जो भूमि देते हैं उसको क्या कहते हैं? शहीद परिवार को जो भूमि देते हैं उसे क्या कहते हैं? शहीद परिवार को जो भूमि देते हैं उसे क्या कहते हैं? याद हो गया? अब है कुटगी। एगो है और कुटगी। एगो क्या है? कुटगी। समझिए जो ब्राह्मण, उस समय ब्राह्मण के पास बहुत जमीन होता था। ब्राह्मण हो गया, मंदिर हो गया, मठ हो गया, हाँ, या कोई बहुत बड़ा भूसामंत है, बहुत बड़ा भूसामंत है जो अपने से खेत नहीं कर रहा है, उसके बदले कोई भौली या बटाई पर खेती कर रहा है, तो उसको कहते हैं कुटगी। यानी कि जो खेती अपने से नहीं कर रहा है, उसके बदले उसका खेत कोई और कर रहा है, इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? उस भूमि को क्या कहते हैं? कुटगी। उस भूमि को क्या कहते हैं? हम अपने खेत पे खेती नहीं कर रहे हैं, हम किसी बड़े भूसामंत या मंदिर का भूमि है या ब्राह्मण का भूमि है, हम उसका पर खेती कर रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं? हम कुटगी। क्या कहते हैं? कुटगी। उसको क्या कहते हैं? कुटगी। बात समझे कि नहीं? समझे? और उसके साथ जो किसान, जैसे हम उस पे जो पहले से किसान था, मजदूर था, उसे कहते हैं कूटी। उसके साथ जो मजदूर था उसको क्या कहते हैं? कूटी। चलिए अब यहीं रहने दीजिए, बात समझे? चलिए इसको खत्म कर देते, तनी का बचा इसको ख़त्म ही कर देते हैं ना, ठीक ना? कूटी किसे कहते हैं? यह कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ हस्तांतरित होते हैं उसे क्या कहते हैं? कूदी। मतलब अगर उसका मालिक चेंज हुआ तो नौकरों उसका क्या हो गया? चेंज हो गया, उसको क्या कहते हैं? कूटी कहते हैं। अब समझिए, आगे आइए। सैन्य विभाग को कहते हैं कादाचार। विजयनगर में सैन्य विभाग को क्या कहते हैं? कादाचार। विजयनगर में सैन्य विभाग को क्या कहते हैं? कादाचार। विजयनगर में सैन्य विभाग को क्या कहते हैं? कादाचार। विजयनगर में सैन्य विभाग को क्या कहते हैं? विजयनगर में सैन्य विभाग को क्या कहते हैं? कादाचार। अभी होता है कादाचार मुक्त परीक्षा, ठीक ना? कादाचार मतलब क्या हुआ? चोरी मुक्त परीक्षा, ठीक ना? विजयनगर में कादाचार सैन्य विभाग को, विजयनगर में कादाचार किसे कहा जाता है? सैन्य विभाग को। उच्च अधिकारी को, सैन्य विभाग के उच्च अधिकारी को कहते हैं दंडनायक। सैन्य विभाग में उच्च अधिकारी को क्या कहते हैं? दंडनायक। सैन्य विभाग में उच्च अधिकारी को क्या कहते हैं? दंडनायक। सैन्य विभाग में उच्च अधिकारी को क्या कहते हैं? सैन्य विभाग के उच्च अधिकारी को क्या कहते हैं? दंडनायक, ठीक ना? और टकसाल विभाग को कहते हैं जोड़ी खाना। टकसाल विभाग को क्या कहते हैं? जोड़ी खाना। टकसाल विभाग को क्या कहते हैं? जोड़ी खाना। विजयनगर में टकसाल विभाग को क्या कहते हैं? जोड़ी खाना। विजयनगर में टकसाल विभाग को क्या कहते हैं? जोड़ी खाना। विजयनगर में टकसाल विभाग को क्या कहते हैं? 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 दंडनायक क्या कहते हैं? उच्च अधिकारियों को क्या कहते हैं? दंडनायक। उच्च अधिकारियों को क्या कहते हैं? उच्च अधिकारियों को क्या कहते हैं? सैन्य विभाग को क्या कहते हैं? कदाचार। सैन्य विभाग को क्या कहते हैं? सैन्य विभाग को क्या कहते हैं? कदाचार। चलिए, व्यापारिक वर्ग को दस्तक वर्ग को कहते हैं व्यापारिक वर्ग, ठीक ना? जो व्यापार में निपुण है वर्ग उसे कहते हैं वीर पंजार। जो वर्ग व्यापार में निपुण है उसे कहते हैं वीर पंजार। वीर पंजार किसे कहते हैं? व्यापार में निपुण वर्ग को क्या कहते हैं? वीर पंजार। व्यापार में निपुण वर्ग को क्या कहते हैं? वीर पंजार। व्यापार में निपुण वर्ग को क्या कहते हैं? वीर पंजार। व्यापार में निपुण वर्ग को क्या कहते हैं? वीर पंजार। क्या हो रहा है आप लोग का? हमको समझ में ना आया। दस्तक वर्ग। चलिए, विजयनगर साम्राज्य में जो उत्तर भारत से आके दक्षिण भारत में बस गया, उत्तर भारत से आके दक्षिण भारत में बस गया, उसे कहते हैं बड़वा। बड़वा क्या कहते हैं? बड़वा। उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आके बसे लोगों को क्या कहते हैं? बड़वा। क्या कहते हैं? बड़वा।
उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आके बसे लोगों को क्या कहते हैं? बड़वा। उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आके बसे लोगों को क्या कहते हैं? बड़वा। उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आके बसे लोगों को क्या कहते हैं? बड़वा। चलिए, मनुष्य के क्रय विक्रय को क्या कहते हैं? बेस वर्ग। मनुष्य के क्रय विक्रय को क्या कहते हैं? बेस वर्ग। मनुष्य के क्रय विक्रय को क्या कहते हैं? बेस वर्ग। मनुष्य के क्रय विक्रय को क्या कहते हैं? बेस वर्ग। मनुष्य के क्रय विक्रय को क्या कहते हैं? बेस वर्ग। विजयनगर साम्राज्य में मनुष्य के क्रय विक्रय को क्या कहते हैं? बेस वर्ग। मनुष्य के क्रय विक्रय को क्या कहते हैं? बेस वर्ग। चलिए, अंतिम क्वेश्चन, विजयनगर की मुद्रा क्या है? पेगोडा। विजयनगर की मुद्रा पेगोडा। अब ब्राह्मणी समाज की मुद्रा होन। हून, देखिए वहाँ लिखा नहीं, लिखा है नोट में, नोट में तो नहीं कहा, हाँ नीचे नीचे नोट में होगा, बॉक्स में सबसे अंतिम, विजयनगर जहाँ अंत होता है। हम लोग में नोट है ही नहीं है तुम लोग में नोट? हाँ, उतना है तो चलिए, आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। देखिए, आज समय पे आइए। आज देखिए बारिश हो रहा है, लेकिन आज क्लास पहले हो गया था, इसीलिए सब कोई जो है ना, मेरा स्टूडेंट आ गया, नहीं तो आज भी वीडियो नहीं बन पाता। चलिए, इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। मेरे चैनल को प्यार दें इसी तरह, और सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं, ललका बटन को। चलिए।